हेलो दोस्तों, स्थिर वैद्युत के क्लास नंबर 5 में मैं आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं। पिछले क्लास बेटा हम लोगों ने विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति, सामान्य स्थिति और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की। आज हम लोग वहां से आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक, आज का पहला टॉपिक है वो कहलाता है एक समान विद्युत क्षेत्र। क्या कहलाता है? एक समान विद्युत क्षेत्र। तो ये समझने की कोशिश करते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र है क्या। तो हेडिंग डाल ले रहा हूं सबसे पहले मैं, एक समान विद्युत क्षेत्र। जैसे कि नाम से ही लग रहा है ना, क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र। एक ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान हो। क्या कहलाता है? एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। परिभाषा सिंपल सी है, विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान हो। ऐसा हम लिख सकते हैं, स्टेटमेंट लिख लेते हैं, विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान। ठीक, उसे कहते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। अब एक समान विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? तो एक ऐसा एरिया है, सपोज मान लेते हैं एक प्लेट है जिस पर कौन सा आवेश है? धनावेश है ऐसे, और सामने एक दूसरा प्लेट है जिस पर कौन सा आवेश है? ऐसे, ऋणावेश। ठीक, इस बीच में एक ऐसा एरिया बनता है जहां हर बिंदु, चाहे वो बिंदु ए हो चाहे बिंदु बी हो, प्रत्येक बिंदु के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान है। ई ए बराबर क्या है? ई बी। तो ऐसे क्षेत्र को जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान हो, सभी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान हो, उसको क्या बोलते हैं? एक समान विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को बहुत बेहतर तरीके से समझने के लिए माइकल फैराडे ने हमको एक ऑप्शन बताया था जिसको हम बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं। हम पहले विद्युत बल रेखाओं को समझेंगे कि वो क्या होती हैं, उसकी कैसी परिभाषा होती है, उसका क्या उपयोग है, कैसे हम उससे विद्युत क्षेत्र को समझ सकते हैं, है ना। फैराडे ने बोला था इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसने बोला था कि विद्युत क्षेत्र बनता ही विद्युत बल रेखाओं से है ना। तो क्या होती हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या होगा उसे भी समझेंगे, है ना। तो मैं एक न्यू पेज ले रहा हूं, हेडिंग डाल लेता हूं पहले, विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं। वैसे तो विद्युत बल रेखाएं आप लोग 10th में पढ़ के आए हो, बट 10th का पढ़ा हुआ कहाँ याद रहता है यार हम लोगों को, है ना। बच्चे तो ये बोले सर परसों क्या पढ़े थे वो पूछो, वो भूल गया हूं मैं। 10th का कौन याद करता है? इतना पुराना कौन याद करता है? ठीक, चलो कोई नहीं, रिपीट कर देते हैं ना। तो वैसे तो इसकी परिभाषा आती है, वह काल्पनिक व निष्कोण वक्र, वह काल्पनिक व निष्कोण वक्र जिसमें एकांक धनावेश गमन करता है। विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। बड़ा प्यारा सा डेफिनेशन है। डेफिनेशन हम उसे कर रहे हैं जो पहले तो क्या है? काल्पनिक है। मतलब भैया आधा किलो बल रेखा दे किसी से मांगोगे तो नहीं देगा, है। किसी को कोई अपना सपना दिया है? कल्पना है भाई, कल्पना है। ठीक है, अगर तुम कल्पना कर रहे हो, कल्पना करो कि तुमने 100 लड्डू खाए, पेट भरा है।
कल्पना करके खाने से थोड़ी ना पेट भरता है रे, हैं? तो जो काल्पनिक है वो काल्पनिक है ना, मतलब तुम उसको फिजिकली नहीं ले सकते, आधा किलो किराना की दुकान में नहीं मिलेगा, है ना, तो काल्पनिक है। फिर निष्कोण है। निष्कोण का मतलब है कि अगर तुम ऐसे देखोगे तो बल रेखा एक वक्र होगा, ऐसे नहीं कि तेरी जिग जैग मार दो कुछ, है ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। निष्कोण वक्र मतलब ऐसे वक्रीय होगा, इसमें कोई कोण तुम नहीं बना पाओगे बीच में, निष्कोण वक्र है। जिसमें कौन गमन करता है? एकांक धनावेश। जिसमें कौन गमन करता है? एकांक धनावेश। तो एकांक धनावेश उससे होकर जा सकता है, मतलब उसके जाने का रास्ता बना सकते हैं हम लोग एकांक धनावेश से, है ना। चलो भाई, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये विद्युत बल रेखा किस बला का नाम है। इसके लिए मैं मान लेता हूं कि एक धनावेश है, यहाँ पर कोई, है ना, कोई पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे मैंने एक परीक्षण आवेश रख दिया छोटा धन, ये एक कूलम आवेश है ना, या एकांक आवेश समझ जाओ, है ना, एक कोई भी ले सकते हो बट धनावेश हो, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, सजातीय आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। सजातीय आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। तो ये धन धन को क्या करेगा? प्रतिकर्षित, और प्रतिकर्षित करेगा, इसके कारण ये धन आवेश ऐसे दूर नहीं चला जाएगा। तो अगर मैं एक रेखा खींचूं जिसमें ये होकर जाए तो धन से बाहर निकलती हुई रेखा होगी, क्योंकि कहीं पर भी अगर तुम धनावेश को रखो तो प्रतिकर्षण के फलस्वरूप वो ऐसे दूर निकल जाएगा, ठीक। धनावेश ऐसे प्रतिकर्षण के फलस्वरूप दूर निकल जाएगा। तो इसका मतलब विद्युत बल रेखाएं जो हैं वो धन आवेश से बाहर की ओर निकलती हैं। क्या होती हैं? धन आवेश से बाहर की ओर निकलती हैं, सिंपल। वहीं अगर कोई ऋणावेश हो, ऐसे देखो यहाँ पर हम ऋणावेश ले लेते हैं और यहाँ पर एकांक धनावेश, एक परीक्षण आवेश रख देते हैं, तो धन ऋण धन को क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो विद्युत बल रेखाएं जो हैं वो ऋण आवेश पर अंदर की ओर ऐसे क्या करेंगी? प्रवेश करेंगी। ऋण आवेश पर अंदर की ओर ऐसे प्रवेश करेंगी, यूं, ठीक। तो धन से बाहर निकलती हैं, ऋण पर अंदर जाती हैं, ठीक। धन से बाहर निकलती हैं, ऋण पर क्या होती हैं? अंदर ऋण में प्रवेश करती हैं विद्युत बल रेखाएं। अब अगर मैं एक द्विध्रुव के लिए खींचूं, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, एक मिनट, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, सपोज सामने में एक नेगेटिव चार्ज है, तो धन से बाहर निकलेगी, ऋण पर जाएगी, ये वाली तो पूरी सीधी हो जाएगी। पर यहां से धन से बाहर निकलने के बाद अगर ऋण पर अंदर जाना है तो थोड़ा सा घूम कर जाना पड़ेगा। तो अगर घुमाकर हम अंदर ले जाएं तो बल रेखा कैसे दिखेगी? ऐसे, यूं, ऐसे। ये जो बल रेखा होती है वो किसी तनी हुई डोरी के समान होती है। दूसरा गुणधर्म अगर बोले तो बल रेखा जो होती है वो क्या होती है? किसी तनी हुई डोरी के समान होती है। ऐसे नहीं खींच सकते, देखा रस्सी जो है लूज हो गया, ऐसा नहीं होता है ना, वो सदैव तनी हुई डोरी के समान होता है ना। तो धन से बाहर निकलता हुआ हम ऋण पर अंदर आता हुआ बल रेखा बना रहे हैं, ऐसे। तो सदैव तनी हुई डोरी के समान व्यवहार करती हैं कौन? विद्युत बल रेखाएं, ठीक। विद्युत बल रेखाएं सदैव तनी हुई डोरी के समान व्यवहार करती हैं, धन से बाहर निकलती हैं, ऋण पर अंदर जाती हैं, ठीक। वह हिस्सा देखो, ध्यान देना, वह हिस्सा जहां बल रेखाएं सघन है वहां विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? प्रबल होता है, ठीक है। धनावेश के पास में हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र क्या होगा? प्रबल होगा। या यहाँ पर भी बल रेखाएं सघन है तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा? प्रबल होगा। पर जहां पर विरल है, इस एरिया में तुम चेक करोगे तो विद्युत बल रेखाएं कोई बहुत ज्यादा नहीं है। तो जहां विरल होती हैं वहां विद्युत क्षेत्र क्या होता है? दुर्बल होता है। तो विद्युत क्षेत्र कहाँ दुर्बल होता है? जहां बल रेखाएं विरल होती हैं। जहां सघन होती हैं वहां विद्युत
क्षेत्र क्या होता है, प्रबल होता है। इसका मतलब विद्युत बल रेखाओं की आपेक्षिक सघनता, विद्युत बल रेखाओं की आपेक्षिक सघनता विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को प्रदर्शित करती है। जहां पर बल रेखाएं सघन है वहां विद्युत क्षेत्र प्रबल है, जहां बल रेखाएं विरल हैं वहां विद्युत क्षेत्र दुर्बल है। इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। समझ आ रहा है? काल्पनिक है, निष्कोण है, तनी हुई डोरी के समान व्यवहार करती हैं, ठीक। सघनता विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को निर्धारित करता है, ठीक। ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, है ना। क्योंकि उससे पहले एक पॉइंट पढ़ना जरूरी है, किसी भी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा इस पर खींची गई स्पर्श रेखा की बराबर होगा। स्पर्श रेखा खींचना है भाई, है ना, जो और कहीं स्पर्श न करे, ऐसी एक रेखा खींचो, है ना, जो एक ही जगह पर स्पर्श कर रही हो। स्पर्श रेखा खींच रहे हैं हम। तो ये जो खींची गई स्पर्श रेखा है ये किसको प्रदर्शित करता है? परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को, ठीक है। ये किसको प्रदर्शित करता है? परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को, ठीक है। बल रेखाओं पर किसी भी बिंदु पर खींची गई बल स्पर्श रेखा परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है ना। और एक और पॉइंट पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, वो एग्जाम में भी आता है कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। क्यों? दो बल रेखाएं जो हैं वो एक दूसरे को, मान लेते हैं एक बल रेखा, ये दूसरी बल रेखा है ना, ये दो अलग अलग विद्युत बल रेखाएं हैं यहाँ पर, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती। क्यों? ये प्रश्न आता है ना। ये सच है कि विद्युत बल रेखाएं नहीं काटती, विद्युत बल रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती। ठीक, प्रतिच्छेद नहीं करती। तो रीजन क्या है कि वो एक दूसरे को क्यों प्रतिच्छेद नहीं करती? तो उसका रीजन ये है कि चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए करती है, वैसे नहीं करती है पर फिर भी मान लेते हैं करती है। तो मान लेते हैं इस बिंदु ए पर कर रही है, ठीक, इस बिंदु ए पर प्रतिच्छेद कर रही है। अब अगर मैं वहां पर परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना चाहूं बल रेखा जो रेड वाली है उसके हिसाब से, है ना, तो उस पर खींची गई स्पर्श रेखा कुछ इस तरह की होगी, यूं रेड वाली पर खींची गई स्पर्श रेखा अगर हम खींच रहे हैं, खींच के बता रहा हूं एक, है ना, इस पर खींची गई पहली जो रेड वाली है उस पर खींची गई जो विद्युत बल रेखा है उसकी दिशा कुछ इस तरफ होगा, ठीक है। रेड पर खींची गई विद्युत बल रेखा की दिशा कुछ इस तरफ होगा। बट अगर इसी समय में ये जो ऑरेंज वाली है विद्युत बल रेखा, इस पर मैं एक स्पर्श रेखा खींचूं, तो उस पर खींची गई स्पर्श रेखा ऑलमोस्ट यहां पर होगा ऐसे। तो ये बिंदु ए पर अगर हम परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, कहां पर? बिंदु ए पर, तो कितने निकल रहे हैं? ये और ये E1 और E2 दो अलग अलग, एक साथ दो परिणामी, परिणामी तो कुल मिला के होता है ना। अब मान लेते हैं कि अभी मैंने कुल मिला करके, है ना, 2000 रुपए पकड़े हैं। कितने पकड़े हैं? कुल मिलाकर कितना? 2000 रुपए मैंने पकड़ा है। अभी मैं कुल मिलाकर के 3000 रुपये पकड़ सकता हूं क्या? अब मेरे को दो आदमी मिले, मैंने एक को बोला कि मेरे पास 2000 रुपए हैं, दूसरे को बोला मैंने 3000 रुपए हैं, तो दोनों को सच थोड़ी नहीं बोल रहा हूँ, किसी एक को तो झूठ बोल रहा हूँ। ये भी हो सकता है कि झूठा अच्छों दोनों को बोल रहा हूँ, है ना, पर सच में एक ही परिणामी होगा ना, एक से ज्यादा सच में परिणामी थोड़ी ना होते हैं, एक ही परिणामी होता है। तो किसी एक बिंदु पर कितने परिणामी संभव है? एक ही परिणामी संभव है। कितने परिणामी संभव है? अगर एक ही परिणामी संभव है तो ये केवल तभी हो सकता है जब बल रेखाएं एक दूसरे को ना काटें, क्योंकि काटेंगे तो फिर तो दो परिणामी होगा। ठीक, देखो विद्युत बल रेखा पर परिणामी
जो विद्युत बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा होता है वो परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। ये तथ्य है। इस तथ्य पर आधारित अगर देखें दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटे तो दो अलग अलग स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं, दो अलग अलग परिणामी होंगे। तो दो अलग अलग परिणामी संभव है क्या? नहीं है। ये जो अभी मैंने समझाया ये एक मोस्ट टाइपिक क्वेश्चन है जो 2 मार्क का एग्जाम में आता है, तो इसे केयर करेंगे। ये मोस्ट टाइपिक क्वेश्चन है, इसको नहीं छोड़ना है। दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते, क्यों? प्रश्न का उत्तर क्या देंगे? बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटते क्योंकि यदि काटते तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दो परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशाएं होंगी जो कि संभव नहीं है, अतः बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक, तो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। एक और तथ्य है इसमें, अगर कोई धातु पृष्ठ है, मान लेते हैं हम एक धातु पृष्ठ ले लेते हैं, एक धातु का पृष्ठ, तो इससे विद्युत बल रेखाएं सदैव अभिलंबवत बाहर निकलती हैं या अभिलंबवत प्रवेश करती हैं। यहां पर अगर हम एक धनावेश ले लेते हैं और इससे हम यहां पर एक बल रेखा खींचने की कोशिश करते हैं, तो धन से जो बल रेखा निकलेगी वो धातु पृष्ठ पर इस तरह प्रवेश कर जाएगी, यहां से इस तरह, यहां से इस तरह, ऐसे ऐसे। ठीक, वो जब भी प्रवेश कर रही है तो उस केस में वो बना रही है कितने डिग्री का कोण? तो 90 डिग्री का कोण। पृष्ठ से सदैव 90 डिग्री का कोण बना रही है हमेशा, है ना। धातु पृष्ठ से सदैव अभिलंबवत प्रवेश करेगी, अंदर विद्युत बल रेखा कभी भी नहीं होती। धातु पृष्ठ के अंदर विद्युत बल रेखाएं शून्य होती है, क्षीण होती नहीं होती है ना। ठीक, यहाँ अभिलंबवत प्रवेश करती है। तो तुम मुझसे पूछ सकते हो कि भैया क्यों है, क्यों ऐसा होता है? ठीक, मतलब आप बोल दोगे अभिलंबवत प्रवेश करती है तो तथ्य भी दो, क्यों प्रवेश करती है? बिना किसी कारण से थोड़ी ना प्रवेश करती होंगी। तो चलो ये मान लेते हैं कि धातु पृष्ठ जो है उस पर वो अभिलंबवत प्रवेश नहीं करती, और अभिलंबवत प्रवेश नहीं करती तो क्या प्रॉब्लम होगा उसको देखते हैं। मान लेते हैं कि अभिलंबवत प्रवेश नहीं करती है, किसी कोण से प्रवेश करती है। चलो एक ऐसा कोण से हम लोग धातु पृष्ठ पर प्रवेश करवा दिए, तो यहाँ पर तुम स्पर्श रेखा खींचो। खींची गई स्पर्श रेखा किसकी दिशा को प्रदर्शित करेगा? विद्युत क्षेत्र की। अब विद्युत क्षेत्र के दो घटक होंगे। अगर मान लो ये थीटा कोण बना रहा है, ये विद्युत क्षेत्र ई है, ये थीटा कोण बन रहा है, तो इसको हम लोग सदिश विधि से दो समकोणीय घटकों में वियोजित कर सकते हैं। और अगर दो समकोणीय घटकों में वियोजित करेंगे तो आधार घटक क्या होगा? ई कॉस थीटा, और अभिलंब घटक क्या होगा? ई साइन थीटा। ये तुमने पढ़ा होगा 11th में कि सदिश को उनके दो समकोणीय घटकों में वियोजित किया जा सकता है। एक ई कॉस थीटा होता है जो क्षैतिज घटक होता है, और एक ई साइन थीटा होता है जो अभिलंब घटक होता है। तो जो ई कॉस थीटा है, सॉरी, जो ई कॉस थीटा है, वो ई कॉस थीटा की बात करें, वो धातु पृष्ठ पर क्षैतिज है। और हमें पता है कि धातु वो होता है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो विद्युत क्षेत्र उन पर बल लगाएगा, और इस बल के प्रभाव में मान लो विद्युत क्षेत्र इस तरफ लग गया, सोचो, है ना। विद्युत क्षेत्र की दिशा यूं हम बना दे रहे हैं, ये विद्युत क्षेत्र है, और यहाँ तुमने इलेक्ट्रॉन को डाल दिया, तो इलेक्ट्रॉन पर क्या लगेगा? बल। और इस बल के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन गति करने लगेंगे, और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगेगा, मतलब क्या बहने लगेगी? धारा। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगेगा मतलब क्या बहने लगेगी? धारा। तो विद्युत क्षेत्र आरोपित करने से धारा अगर बन जाती तो फिर तो ये ऊर्जा संरक्षण का विलोम है। विद्युत तो एक तरह की ऊर्जा है ना, कोई ऊर्जा खर्च होनी चाहिए जिससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? ऊर्जा न ही उत्पन्न की जा सकती है, ना ही नष्ट की जा सकती है, केवल उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है ना बेटा। तो यहाँ तुम ध्यान देना कि विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए केवल विद्युत क्षेत्र आरोपित करना है, उसके लिए कोई एक बड़ा आवेश को पास में रख दो। अगर इतना ही एक आवेश को ही रख देने से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने से अगर धारा बहने लग जाए
तो फिर ये हम लोग टरबाइन क्यों चला रहे हैं, कोयला क्यों जला रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा डैम, हीराकुद डैम बना रहे हैं, उसमें पानी इकट्ठा कर रहे हैं और टरबाइन घुमा रहे हैं, ये पवन चक्की चला रहे हैं, सौर ऊर्जा यूज़ कर रहे हैं, इतना सब काहे कर रहे हैं जब इतने आसानी से हो जाएगा तो। पर क्या होता है, नहीं होता है, खुश मत हो। क्या नहीं होता है, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति से धारा नहीं बहती है। अगर धारा नहीं बहती है तो इसका मतलब क्या होगा, ई कॉस थीटा का मान शून्य होगा। किसका मान शून्य होगा, ई कॉस थीटा का मान। ई कॉस थीटा का मान शून्य होगा तब ना, उधर विद्युत क्षेत्र नहीं लग रहा तब ना। ई कॉस थीटा का मान शून्य मतलब कॉस थीटा का मान कितना, और कॉस थीटा का मान 0 कब होता है, कॉस 90 डिग्री में। तो थीटा का मान कितना, तो कितने डिग्री पर प्रवेश करती है, समझ आया। तो कितने डिग्री पर प्रवेश करती है, सदैव 90 डिग्री पर। क्योंकि अगर 90 डिग्री पर प्रवेश ना करे तो विद्युत क्षेत्र का क्षैतिज घटक पृष्ठ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को त्वरित कर देगा, मतलब उन्हें गतिशील बना देगा, जिसके कारण धारा बहने लगेगी। अब जो कि संभव नहीं है, ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार यह संभव नहीं है। अगर यह संभव नहीं है तो उस स्थिति में धारा बहेगी, है ना। अगर धारा नहीं बहेगी तो वो संभव नहीं है, तो इसका मतलब है अभिलंबवत ही प्रवेश करती है ना, किसी भी दूसरे कोण से प्रवेश नहीं करती। आप लोग एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है पीछे में, वो चेक कर लेंगे, जिसमें बल रेखाओं को विभिन्न कोणों से पृष्ठ में अंदर घुसते हुए और बाहर निकलते हुए बताया है। सही ऑप्शन अगर चुनना है तो जिसमें अभिलंबवत प्रवेश कर रही है या अभिलंबवत बाहर निकल रही है वही सही है, ठीक है। अगर हम देखें तो बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, बल रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं, ठीक है। तो अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पॉजिटिव चार्ज को लें और दोनों पॉजिटिव चार्ज में बल रेखाएं खींचने की कोशिश करें, तो हमको पता है कि धन से विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, ऐसे यूं। यहां से अगर हम बल रेखा खींचेंगे तो इसकी बल रेखा एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करेगी और ये प्रतिकर्षण के फलस्वरूप ऐसे निकल जाएंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, है ना। पसंद नहीं करते हैं, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, है ना। यहाँ से हम देख पा रहे हैं विद्युत बल रेखाएं परस्पर प्रतिकर्षित होती है, ठीक है। वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, कौन, विद्युत बल रेखाएं, है ना। तो यहाँ पर तुम इस कारण से देख पा रहे हो कि सजातीय आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है ना। इससे पहले मैं विजातीय वाला बताया था तुम लोगों को, है ना। एक पॉजिटिव है और दूसरा अगर नेगेटिव है, ठीक। और यहाँ पर हम लोग बल रेखा खींच रहे हैं तो हमें पता है कि पॉजिटिव से बल रेखा जाकर नेगेटिव में घुसेगा, ऐसे यूं। और बल रेखाएं सदैव किसके समान व्यवहार करती हैं, किसी तनी हुई डोरी के समान। सदैव किसके समान व्यवहार करती हैं, किसी तनी हुई डोरी के समान व्यवहार करती हैं, यूं। अगर डोरियों से, तनी हुई डोरियों से चीजों को एक दूसरे के साथ बांध दें, है ना, जैसे कि सोचो कि यहाँ पे खंबा है ऐसे, इधर भी एक खंबा है और दोनों को हमने किसी रस्सी से एकदम टाइट करके बांध दिया, तो इस रस्सी का काम क्या है, रस्सी तनाव बल लगाएगा। तो तनाव बल किधर लगाता है रस्सी, वो सदैव सिरों को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, सिरों को अपनी ओर क्या करता है, खींचने की कोशिश करता है। तो जो ये बल रेखाएं तनी हुई डोरी के समान हैं, ये तनी हुई डोरी के समान होने के कारण इन दोनों आवेशों को अपनी ओर खींचती हैं।
तो इस कारण से हम बोल सकते हैं कि विजातीय आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। विजातीय आवेशों में आकर्षण क्यों होता है, क्योंकि बल रेखाएं तनी हुई डोरी के समान व्यवहार करती हैं। सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण क्यों होता है, क्योंकि बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। तो इस तरह से बल रेखाओं से तुम उसका उपाय दे सकते हो, है ना, तुम उसको समझा सकते हो। ठीक, एक लास्ट बल रेखा की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। एक धनावेशित प्लेट है, मान लो इस तरह से, एक ऋणावेशित प्लेट है सामने में। अगर हम इन दोनों को जोड़ने के लिए बल रेखा खींचे तो धन से बाहर निकलेगा, ऋण पर प्रवेश करेगा, कुछ इस तरह से। सिरों पर बल रेखाएं थोड़ी सी मुड़ी हुई, फैली हुई दिखेंगी। जैसे कि तुम लोग क्लास में बैठते हो, है ना, तो एक डेस्क में 3 लोग बैठे, तो जो बेचारा बीच में बैठा रहता है उसको इधर इधर दोनों तरफ से चेप दिए रहते हैं ना, उसका टांग सीधा रहता है, वो किधर जाएगा, कि दोनों टांग सीधा है। अब उस कोने में बैठा हो, इस कोने में बैठा हुआ आदमी टांग फैला के बैठता है, नहीं ठीक, हाँ, वो जितना संभव हो, है ना, टांग फैला के बैठता है। सिरे में जगह है तो फैलाया जा सकता है ना, ठीक, बट वो बीच वाला बेचारा कहाँ से फैलाएगा, कहाँ ना, वो एकदम स्ट्रेट, है ना। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर ये बल रेखाएं परस्पर क्या है, समांतर है एक दूसरे से प्रतिकर्षण के फलस्वरूप। पर यहाँ पर जो बल रेखाएं वो थोड़े से ऐसे बाहर बाहर नहीं, कई बार देखना बस जो है, एक्सट्रीम भीड़ वाले बस में कुछ लोग बाहर ऐसे लटक के हवा खा रहे होते, नहीं, तो ये लटक रहा है आराम से हवा खाने के लिए, दरवाजा से लटकते रहते हैं। मत लटकना रे, पता चले एक तो स्पीड ब्रेकर में बस और बंदा, समझ आया, सोच समझ करके लटकना, है ना। तो किनारे से कोई कभी भी एक्सीडेंट हो सकते हैं, तो ऐसा मत करना, है ना। बस इसमें ये वाला एरिया देखते हैं, ये बीच का एरिया, इस क्षेत्र में, ये जो बीच का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में तुम पता करो सारी बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, मतलब कहीं सघन या कहीं विरल नहीं है, एक समान रूप से है। और अगर बल रेखाएं सघन होती हैं तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, प्रबल होता है। और अगर बल रेखाएं विरल होती हैं तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, दुर्बल होता है। अगर बल रेखाएं एक समान है, मतलब उनमें वितरण एक समान है, तो विद्युत क्षेत्र भी क्या है, एक समान है। तो ये क्या है भाई, एक समान विद्युत क्षेत्र। क्या है ये, एक समान विद्युत क्षेत्र। तो एक समान विद्युत क्षेत्र कब बनेगा, ये बीच के सेक्शन में बनेगा, ठीक है। एक छोटी चीज और याद आ गई, है ना। अब हम लोगों को क्या है ना यार, टीचर लोगों का प्रॉब्लम है, एक बता रहा हूँ बोलते हैं, फिर एक बताते हैं, उसका फिर एक बताते हैं ना, देखो क्वेश्चन याद आता जाएगा और बताते जाएंगे, कुछ छूटना नहीं चाहिए, है ना। ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है बेटा। अगर मैं कुछ ना रखूं बीच में तो इस तरह का हिस्सा मिलेगा, इस तरह की बल रेखाएं मिलेंगी। पर अगर हम बीच में एक धातु का टुकड़ा ले लें तो धातुओं में क्या हो सकता है, प्रेरण। क्या हो सकता है, प्रेरण। धन के कारण इस तरफ कौन सा आवेश प्रेरित हो जाएगा, ऋण। और ऋण के कारण इस तरफ कौन सा आवेश प्रेरित हो जाएगा, धन। ठीक है, प्रेरण हो गया, है ना। और प्रेरण को मुझे बनाना पृष्ठ पर चाहिए था, 1 मिनट ना, मैं इसको थोड़ा सही तरीके से बना दे रहा हूं, है ना। यहां पर मैं धातु लिया तो मुझे प्रेरण के कारण आवेश जो है उसे बाहर बनाना चाहिए था, यहां ऋण, यहां धन। तुम बोलोगे सर ये आप क्या गलती किए जो इतना को मिटाना पड़ गया, ठीक तो किए थे, अंदर बाहर से इतना क्या फर्क पड़ जाएगा, पर फर्क पड़ेगा, है ना। अंदर में क्या हुआ, प्रेरण, है ना। कैसे प्रेरण हुआ, यहां जो अंदर का हिस्से में जो इलेक्ट्रॉन थे वो इधर आ गए, और जो इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो इस सिरे में धन बच गया, है ना। इसको प्रेरण बोलेंगे। हुआ क्या, प्रेरण के फलस्वरूप यहां पर एक विद्युत क्षेत्र पैदा हुआ, प्रेरण वाला। मैंने अभी बताया कि जब हम एक धातु प्लेट को बीच में रखते हैं तो एक विद्युत क्षेत्र इधर प्रेरित हो जाता है। तो कब तक प्रेरित होता है, तब तक प्रेरित होता है जब तक प्रेरित विद्युत क्षेत्र की प्रबलता आरोपित विद्युत क्षेत्र की प्रबलता के बराबर ना हो। ठीक, यहां से बाहर से हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र आरोपित किया प्लस और माइनस के बीच में,
ये जो धातु की प्लेट रखे इसमें उल्टी विद्युत क्षेत्र आया। अब अगर इस बीच का हिस्सा को देखेंगे तो यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा, क्योंकि दोनों तरफ से बराबर विद्युत क्षेत्र है, तो जो सेंटर वाला भाग है यहाँ विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है। परिणामी विद्युत क्षेत्र ई नेट की वैल्यू क्या हो जाती है, शून्य। इसका मतलब बीच में कोई बल रेखा नहीं होगी। क्या नहीं होगी, बीच में कोई बल रेखा नहीं होगी। धातु प्लेट को एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर रखे तो इसमें प्रेरण हुआ, कब तक प्रेरण हुआ, तब तक प्रेरण हुआ जब तक धातु के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समान न हो जाए। समान और विपरीत हो जाने पर दोनों एक दूसरे को क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए, और उस केस में नेट विद्युत क्षेत्र क्या हो गया, शून्य हो गया। तो अब अगर हम बल रेखा खींचेंगे तो कैसे खींचेंगे, यहाँ ये धनावेशित प्लेट है, ये सामने में एक ऋणावेशित प्लेट है और बीच में एक धातु की प्लेट है, ठीक। तो बल रेखाएं जब हम खींचेंगे तो कुछ इस तरह से खींचेंगे कि यहाँ से बल रेखाएं जो हैं वो सीधी जाएंगी तो ऐसी चली जाएंगी, किनारों पर इस तरह मुड़ेंगी, पर इधर भी ऐसे मुड़ेंगी, वो धातु से होकर जाने की कोशिश करेंगी, ठीक। ऐसे फिर बीच का सेक्शन ऐसे सीधा सीधा हो जाएगा, ठीक। फिर सिरों पर फिर इस तरह से मुड़ाव दिखेगा, फिर इधर फिर एक दो लाइन सीधा, फिर इस तरह से। तो बल रेखाएं कोशिश करेंगे कि वो धातु से होकर गुजरे, है ना। तो तुम बोलोगे सर धातु से होकर क्यों गुजरना चाहती है बल रेखा, है ना, इसका रीजन बताइए। तो तुम बताओगे अच्छे रोड से जाना चाहोगे कि खराब रोड से जाना चाहोगे। एकदम सन्नाट वाला रोड हो, गड्ढा फ्री, और एक ठो दुर्दांत रोड का, अपना छत्तीसगढ़ का बहुत सारा रोड है ना, गड्ढाच गड्ढा, हाँ, जिसमें पता नहीं कब तुम धान बो दो तो हो जाए, है ना, ठीक। उतना प्यारा प्यारा रोड होता है हमारे पास, है ना, ठीक है, बहुत ही। तो ऐसा दुर्दांत रोड में कौन जाना चाहेगा का, है ना। ये कौन सी प्लेट है, धातु, और बाहर कौन है, वायु। इधर कौन है, वायु, है ना, और वो क्या है, धातु। तो आवेश किससे होकर बहना चाहेगा, धातु से। ऑब्वियस है, कुछ चालक होता है हवा, हवा अगर चालक होता तो हम लोग बड़े खतरे में होते रहे। स्विच ऑन करने से हवा से धारा आके लग जाता, हम लोग निपट जाते, है ना। वैसे में धारा कौन रखता घर में, बताओ, है ना, मौत का सामान, ठीक। वैसे भी स्विच ऑन ऑफ करने से, स्पार्किंग होने से गैस सिलेंडर में आग तो लगती है, पता होगा, है ना, ठीक, क्योंकि वहाँ स्पार्किंग होता है। तो अगर गैस की बदबू आ रहा है ना, गैस सिलेंडर लीक होने की बदबू आ रही है, तो कभी भी स्विच ऑन ऑफ नहीं करना चाहिए। क्या करो, पहले खिड़की उड़की खोलो, ठीक, मस्त खिड़की उड़की खोल करके घर को खोल खाल के भाग जाओ, ठीक है। और आधा घंटा बाद आकर के देखो अभी भी बदबू आ रही है कि नहीं आ रही है, और अगर आ रही हो तो फिर निकल जाओ, आधा घंटा फिर घूम के आओ, और नहीं आ रही हो तो अब स्विच चालू कर सकते हो, है ना। गैस सिलेंडर विलेंडर पहले बंद कर लेना, हाँ, पहले स्विच मत चालू करना। कैसे गैस निकल रहा है बोल के स्विच चालू किए, और क्या, उसी समय, है ना, उसी समय आदमी रोस्ट बन जाएगा, रेडी टू हीट, है ना, एकदम जिंदा पक जाओगे, समझ रहे हो रे, है, करना मत ऐसा, ठीक है। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र एक समान कब होता है, जब बल रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो, है ना, ठीक। अगर बल रेखा ऐसे खींच दूं तो ऐसे, ये लो, ये मैं बल रेखा खींच रहा हूं, देखो ये क्या है, असमान विद्युत क्षेत्र। क्या है, असमान। इस वाले क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र क्या है, प्रबल। इस वाले क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र क्या है, दुर्बल, ठीक है। इधर दुर्बल है, इधर क्या है, प्रबल। यहाँ बल रेखाएं क्या है, सघन, और यहाँ बल रेखाएं क्या है, विरल। इधर बल रेखाएं सघन है, उधर विरल है। यहाँ विद्युत क्षेत्र प्रबल है, वहां दुर्बल है, ठीक। ये कैसा विद्युत क्षेत्र है, तो असमान। कैसा विद्युत क्षेत्र है, और ये कैसा विद्युत क्षेत्र है रे, एक समान। तो एक समान विद्युत क्षेत्र हो, है ना। अब देखो बल रेखाओं के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिए, हल्का फुल्का तुम लोगों को आइडिया हो गया। एक बार फिर से रिपीट मार लेते हैं इसको, है ना। बल रेखाएं क्या हैं,
वह काल्पनिक व निष्कोण वक्र जिसमें एकांक धनावेश गमन करता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? बल रेखाएं। कहाँ से बाहर निकलती हैं? धनावेश से। कहाँ पर प्रवेश करती हैं? ऋणावेश पर, है ना। ठीक, बढ़िया प्रवेश और निकलती हैं, ना। धन से बाहर निकलेंगे ऋण पर, और बगलेज में होता है घूम के जाना पड़ेगा का है। ठीक, अब मान लो तुमको किसी को बंदूक से मारना है, गोली से पास में खड़ा है ना, यहाँ पर खड़ा है, ढाल मार दी, गोली सीधा जाके लग जाएगा है। अब पत्थर को मारेंगे सीधा हम थोड़ी लगेगा। पत्थर से अगर किसी को मारना होता है हम लोग कैसे मारते हैं? ऐसे जाके मुंडी में डूब। हाँ देखो यहाँ बल रेखा कैसे गोल घूम करके गई, है ना। तो ऐसे गोल घूम करके क्यों गई? क्योंकि पत्थर मारे थे, बगल वाले को मारेंगे तो गोल घुमा करके भेजना पड़ेगा ना। तो निष्कोण वक्र होती है, ऐसे गोल घूम के जाती है। ठीक है, इस पर खींची गई स्पर्श रेखा किसको निरूपित करती है? परिणामी विद्युत क्षेत्र को। दो लोग काटते हैं एक दूसरे को, दो बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटते, क्योंकि अगर काटते तो कटान बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु पर दो परिणामी विद्युत क्षेत्र होते जो कि संभव नहीं है। ठीक है, असंभव मान लिया, चलो, है ना। बल रेखाएं धातु से अभिलंबवत निकलेंगी, अभिलंबवत प्रवेश करेंगी हमेशा, है ना। कोई कोण नहीं बनाएंगी, क्योंकि गलती से कोई कोण बना देती तो ऊर्जा संरक्षण के नियम की वाट लग जाती, वही गलत हो जाता। पर हमको पता है ऊर्जा संरक्षण का नियम सत्य है ना। खाली आवेश रख देने भर से धारा नहीं बहती है ना। तो इससे ये समझ आता है कि बल रेखाएं धातु पृष्ठ से सदैव अभिलंबवत निकलती हैं, अभिलंबवत प्रवेश करती हैं। यहाँ क्या समझाया? क्योंकि बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, इसीलिए सजाती आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यहाँ क्या समझाया? क्योंकि बल रेखाएं तनी हुई डोरी के समान व्यवहार करती हैं, इसलिए बल रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं? आकर्षित करती हैं। ठीक है, यहाँ क्या समझाया? एक समान विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, असमान विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, धातु के अंदर विद्युत क्षेत्र की प्रबलता क्यों शून्य होती है, और ये बल रेखाएं धातु से होकर के क्यों जाना चाहती हैं, ये समझाया। समझ आया? तो यहां तक हम लोगों ने बल रेखाओं को समझ लिया। अब आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म आघूर्ण। बाप रे, इतना बड़ा वर्ड है। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म आघूर्ण। इसके लिए सबसे पहले हम एक समान विद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। थोड़ा प्यारा सा बनाने की कोशिश करेंगे का? हाँ, ये देखो, स्केल की मदद से क्या है ना, थोड़ा ज्यादा सीधा सीधा लाइन आ जाता है। हाथ से खींचूंगा तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा गड़बड़ हल्का फुल्का हो ही जाता है ना। तो काहे करें गड़बड़। चलो ठीक है, स्केल भैया को भेज देते हैं वापस। किनारे से थोड़ा मैं काट छाट दे रहा हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। विद्युत क्षेत्र क्या है? ये एक समान है, इसको लिख देते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। क्यों है एक समान विद्युत क्षेत्र? क्योंकि बल रेखाएं परस्पर क्या है? समांतर है, न कहीं सघन है न कहीं विरल है। अब इस बीच में हम लोग एक विद्युत द्विध्रुव को रख देते हैं। किसको रख देते हैं? विद्युत द्विध्रुव। यहां पर मैं एक आवेश A प्लस को रख देता हूं, और यहां पर मैं एक बिंदु B पर आवेश माइनस Q को रख देता हूं। विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? समझाया था, समान परिमाण के, क्या? समान परिमाण के समीप स्थित विजातीय ध्रुव। क्या क्या? समान परिमाण के समीप स्थित विजातीय ध्रुव क्या कहलाते हैं? द्विध्रुव कहलाते हैं। तो दोनों, ये प्लस Q ये माइनस Q, विजातीय धन जातीय ऋण जाती, है ना। अब यहाँ पे तुम लोग जाट ब्राह्मण मत करोगा। हाँ, विजातीय मतलब एक प्लस है और एक क्या है? माइनस है। तो विजातीय ध्रुव और समीप स्थित है, तो इसको क्या बोलेंगे? विद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव को रखे तो क्या होगा? ध्यान देना, प्लस जो है
उसको इधर से कोई आकर्षित करेगा, है, और ऋण जो है उसको इधर अब कोई आकर्षित करेगा। तुम बोलोगे सर क्यों करेगा ऐसे, है ना। अरे बल रेखाएं निकलती कहाँ से बताओ, धन से निकलती है कि नहीं निकलती, तो धन ऋण को अपनी ओर खींचेगा कि नहीं खींचेगा। और जाति किधर रहेगा, जाति तो ऋण की तरफ है, तो ऋण धन को अपनी ओर खींचेगा कि नहीं खींचेगा। दोनों तरफ से क्या लग रहा है, बल, दोनों तरफ से क्या लग रहा है, बल, उधर से इधर से। ये दोनों बल जो हैं वो समान परिमाण के हैं और इनकी दिशाएं विपरीत हैं। ऐसे बलों के जोड़े को कहते हैं बल युग्म। क्या बोलते हैं इसको, बल युग्म। युग्म में बड़ी ताकत होती है। रतिया किसी बंदे को बाहर निकालो तो उसको डर लगने लगता है, ठीक। एक दोस्त है समझो तुम्हारा, उसको रात को डर लगता है और तुम्हें भी लगता है, नहीं, तुम्हें भी रात को 12 बजे अगर शमशान घाट जा बोलने से वाट लग जाएगी, है ना। आदमी को सारे हॉरर मूवी याद आ जाते हैं रात को निकलते समय। अकेले आदमी बाहर निकला उसको डर लगता है, दूसरा आदमी भी अकेले बाहर निकला उसको डर लगता है, पर दोनों साथ साथ जा सकते हैं। इस बंदे को उसका साहस है, उस बंदे को इसका साहस है, देखने में दोनों में से किसी को साहस नहीं है। तो जोड़े के पास बड़ी ताकत होती है, अकेले के पास उतनी ताकत नहीं होती, है ना। दो डरा मिलके साहसी हो जाते हैं, सोचो, है। तो युग्म, जोड़े में बड़ी ताकत है ना, ठीक। तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम, बल युग्म, बलों का जोड़ा, ठीक। इधर बल लग रहा है, इधर बल लग रहा है ना। दो बल लगे, जैसे कि ये पेन मैं पकड़ा हूं, इसको एक हाथ से ऐसे पकड़ूं, दूसरे से यूं पकड़ूं और घुमाऊं, इस पर ऊपर बल लगाऊं, इस पर नीचे बल लगाऊं, ऐसे, तो ये पेन घूमने लगता है। बल युग्म से क्या पैदा होता है, आघूर्ण। क्या पैदा होता है, आघूर्ण। तो बलयुग्म पैदा होगा, बलयुग्म आरोपित करेंगे तो क्या पैदा होगा, आघूर्ण। बलयुग्म आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं, याद है, टाउ से प्रदर्शित करते हैं। 11th बिना पढ़े थोड़ी ना आए होगा बच्चे लोग, हैं, पढ़ लिख के आए होगे, है ना, ज्यादा ही होशियार बच्चे हो तुम लोग, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, बलयुग्म का आघूर्ण, टाउ, ठीक। टाउ क्या होता है, बल गुणा बलों के मध्य की अभिलंबवत दूरी। ये घूर्णी गति चैप्टर से हमने फॉर्मूला लिया है। बलयुग्म आघूर्ण क्या होता है, तो बल गुणा बलों के मध्य की अभिलंबवत दूरी कहलाती है क्या, बलयुग्म आघूर्ण, ठीक बेटा। जब भी हम किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत द्विध्रुव पर एक समान विद्युत क्षेत्र क्या आरोपित करेगा, बल युग्म आघूर्ण, ठीक है। अब इसके बाद बेटा बलयुग्म आघूर्ण के व्यंजक हैं, स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है, ठीक है, और क्या बोलते हैं, किए गए कार्य का व्यंजक है। 3 अलग अलग व्यंजक हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के क्लास तक यहीं पर एंड करते हैं, ठीक। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में जब हम किसी विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो उस पर क्या लगता है, बलयुग्म आघूर्ण। और बलयुग्म आघूर्ण का परिमाण क्या होता है, बल गुणा बलों में से कोई बल, दोनों बल समान परिमाण के हैं, तो कोई भी बल गुणा बलों के मध्य की अभिलंबवत दूरी, ठीक है बच्चों। तो आज के क्लास में इतना ही, थैंक यू, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।